नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अंचल पर की बड़ी खबर के साथ एक ऑफिस आगे सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्या कुछ नई बड़ी अपडेट सामने आई है। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर हिमाचल प्रदेश के अंदर लगातार वोट डाले गए। दोस्तों कितने % वोट हुई है बताएंगे आपको, इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी, और इसी के साथ में कहां ईवीएम खराब होने को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। दोस्तों इसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। वहीं पर चुनाव से एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भाजपा के कैंडिडेट के दुकान से 14 लाख रुपए जब्त किए हैं। दोस्तों जिसके बाद बड़ी कार्रवाई की जा रही है, बताएंगे पूरी अपडेट। वहीं पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को याद आने लगे बागी चुनाव होते ही कहने लगे होगा भाजपा को भारी नुकसान, बताएंगे आपको क्या बीजेपी के नेता ने मान ली है हार। वहीं पर गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने कुछ ऐसा कार्ड चला है दोस्तों, जिसके बाद बीजेपी ना उगल पा रही है ना निकल पा रही है, बताएंगे आपको इसके बारे में पूरी अपडेट। वहीं पर विशाखापट्टनम में प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने से पहले कई सारे लोगों को हिरासत में लिया गया है, इसके बारे में भी पूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तरफ, सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के साथ साथ गुजरात भी परिवर्तन की जोरदार लहर पर सवार है और हिमाचल प्रदेश ने परिवर्तन के पक्ष में वोट किया है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट का, जहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अपने 66वें दिन महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के अंदर जबरदस्त तरीके से चलती दिखाई दी है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के MP जयराम रमेश ने जानकारी देते हुए कहा कि 66वें दिन कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा 3 महत्वपूर्ण जगह पर जाकर रुकी है, जिसमें अलग अलग तरह के संस्कृति के लोग दिखाई दिए हैं। दोस्तों तो कुल मिलाकर राहुल गांधी की तरफ से सभी संस्कृति के लोगों को साथ में लेकर चला जा रहा है। और एक और बड़ी अपडेट की माने तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को अब मेवाड़ से भी आशीर्वाद मिलना शुरू हो गया है। महाराणा प्रताप की वीर भूमि से एक युवक हल्दी घाटी की मट्टी लेकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने जा रहा है। राहुल गांधी के लिए उदयपुर से पैदल चल रहे हैं मुबीन मोहम्मद सिंधी, जिन्होंने ऐलान किया है कि राजस्थान की सीमा पर राहुल गांधी का स्वागत करेंगे और हल्दी घाटी की मट्टी से उनका तिलक किया जाएगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी की यात्रा कश्मीर तक जा रही है दोस्तों, और क्योंकि राजस्थान होते हुए कश्मीर तक पहुंचेगी तो ऐसे में रास्ते में उनका स्वागत किया जाएगा। तो कुल मिलाकर अपने अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लोग इस तरीके का कदम उठा रहे हैं, और ऐसे में मोहम्मद सिंधी जो राहुल गांधी का तिलक करके उनका राजस्थान में स्वागत करना चाहते हैं, इनके बारे में आपकी क्या कुछ राय रहेगी लिखकर जरूर बताएगा। चलते एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हिमाचल प्रदेश हमेशा से बम्पर वोटिंग करने के लिए जाना जाता है। दोस्तों कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां पर दोपहर होते होते ही 60% के आसपास वोट पड़ गए थे और रात में 8-9 बजे तक कई जगह पर वोट डाले जा रहे थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से पूरा डेटा कंपाइल करके आज शाम जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों आपको कल हम पूरी डिटेल में जानकारी देंगे कि कितने % कहाँ वोटिंग हुई है, लेकिन वोटिंग के पैटर्न को देखकर ये पता चल रहा है कि कहीं न कहीं बम्पर वोटों की तरफ ये आंकड़े जा रहे हैं, और राज्य में जब भी कोई परिवर्तन होता है तो बम्पर वोट होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ऐसा हुआ है दोस्तों, तो अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि राज्य परिवर्तन के लिए तैयार हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि इलेक्शन पूरे शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई है, बल्कि ईवीएम खराब होने की दिक्कतें हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिली है, जिसमें बैजनाथ विधानसभा में ईवीएम की खराबी के कारण आधे घंटे तक मतदान को रोका गया है। और इसी के साथ में सोलान विधानसभा में भी लगभग 1.5 घंटे देरी से वोट कराए गए हैं दोस्तों। तो इस तरीके के मामले एक के बाद एक निकल कर सामने आए। वहीं पर आपको बता दें कि इलेक्शन से एक रात पहले भाजपा के नेताओं ने कुछ ऐसा किया कि इलेक्शन कमीशन के चंगुल में फंस चुके हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के बैजनाथ से बीजेपी के सिटिंग MLA मुलक राज प्रेमी की दुकान से 14 लाख रुपए की नकदी बरामद की गई है। FST टीम ने पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर जबरदस्त कार्रवाई की और रात में 14 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के बैजनाथ से पकड़ी गई नकदी मामले में SDM बैजनाथ का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जांच में ये सामने आ चुका है कि ये पैसा बीजेपी के अकाउंट से निकाला गया था। आगामी जांच में ये जानकारी दी गई है दोस्तों। शुक्रवार को MLA और बीजेपी के प्रत्याशी पूरे दिन पैसा जुटाते रहे और कहीं न कहीं 14 लाख रुपए कैश रखने का सीधा मतलब यही है कि विधायक इन पैसों का इस्तेमाल करके वोट खरीदने की कोशिश जरूर करने वाले होंगे दोस्तों। इस मामले पर पुलिस की तरफ से क्या कुछ तहकीकात के बाद जानकारी दी जाएगी, आप तक सारी अपडेट पहुँचाते रहेंगे। लेकिन ये जो कहा गया है कि बीजेपी के खाते से ये पैसे निकाले गए हैं, ये कहीं न कहीं एक बड़ी साजिश की और सभी लोगों का ध्यान करते हैं। आप लोग इसे किस तरीके से देखते लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार किशोरी लाल ने बयान देते हुए कहा कि ये जो पैसा पकड़ा गया है वो लोगों के बीच में बांटने के लिए इस्तेमाल होने वाला था। उम्मीदवारों को 10,000 से अधिक पैसा रखने की कोई इजाजत नहीं है, इसके बावजूद इतना पैसा रखा गया है। एक और बड़ी अपडेट की माने दोस्तों, तो बागियों से नुकसान होने वाला है, ये कोई और नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के बीजेपी के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। जयराम ठाकुर जो इससे पहले कहते कि बागी नेताओं के मैदान में उतरने से कोई नुकसान बीजेपी को नहीं होगा, भाजपा बहुमत की सरकार बनाएगी। अब उनके बयान पलटे जाने में देरी नजर नहीं आई दोस्तों। जैसे ही चुनाव खत्म हुए वैसे ही जयराम ठाकुर से मीडिया वालों ने बात करना शुरू कर दिया और जयराम ठाकुर सच बोलने लगे। उन्होंने कहा कि बागियों के कारण बीजेपी को नुकसान होगा, ये बात सच है, लेकिन इसके बावजूद हम चुनाव जीत जाएंगे। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को तकरीबन 21 सीटों पर पोटेंशियल बागी नेताओं का खतरा है, और यही बड़ा कारण है कि इन 21 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपनी जीत को लेकर काफी ज्यादा आश्वस्त दिखाई दे रही है। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जहां पर गुजरात के अंदर अब कांग्रेस पार्टी के सारे नेताओं का फोकस हो गया है
दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले गुजरात में मधुसूदन मिस्त्री के साथ साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में घोषणा पत्र जारी किया गया है। दोस्तों मधुसूदन मिस्त्री बोले, कहा मोदी कभी पटेल नहीं बन सकते हैं, चुनाव में उनको औकात दिखा दी जाएगी। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने पटेल वर्सेस मोदी का ये चुनाव बना दिया है दोस्तों, यानी एक और बीजेपी के लोग नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम ही रहने देना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार पटेल स्टेडियम कर दिया जाएगा। अब देखते हैं बीजेपी क्या इसका विरोध करेगी, क्या सरदार पटेल का नाम स्टेडियम का नहीं होना चाहिए, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। भाजपाइयों को इस पर जवाब जरूर देना चाहिए और कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं ऐसा कार्ड खेला है जो बीजेपी को बुरी तरीके से फंसा सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और सरदार पटेल के नामों को लेकर अब कांग्रेस पार्टी आर पार के मूड में दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट तौर पर कह रही है कि हम सरदार पटेल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखना चाहते हैं। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, क्या सरदार पटेल के नाम से स्टेडियम का नाम होना चाहिए या फिर नरेंद्र मोदी के नाम से होना चाहिए। आपको बता दें कि इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी ने 10 लाख नौकरियां देने की बात कही है, महिलाओं को 50% आरक्षण की बात कही गई है, सरकार की भर्ती में भ्रष्टाचार और बार बार पेपर लीक की घटना को रोकने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का भी ऐलान किया गया है। साथ बेरोजगारों को 3,000 रूपए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा। कांग्रेस पार्टी ने किसानों को कर्ज माफ के साथ साथ हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है। साथ दोस्तों 500 रूपए में सिलेंडर देने के साथ साथ 10 लाख तक का मुफ्त इलाज करने की बात कही गई है और दूध उत्पादकों को 5 रूपए प्रति लीटर के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी। पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाएगा। गवर्नमेंट जॉब में कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग को खत्म किया जाएगा। तो इस तरीके के कांग्रेस पार्टी ने वादे किए हैं जो जनता से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं दोस्तों। इसमें गृहिणियों के लिए, छात्रों के लिए, किसानों के लिए, दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के लिए और साथ ही साथ पंचायत सेवकों के लिए भी एक एक वादे किए गए हैं। वही आपको बता दें कि विशाखापट्टनम के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के विरोध का आह्वान करने वाले लोगों को हिरासत में लिया गया दोस्तों। दरअसल विशाखापट्टनम में पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का विरोध करने के आह्वान को देखते हुए विशाखापट्टनम उक्कू परिक्षण पोराटा समिति यानी VUPPC और वाम दल के नेताओं और सदस्यों को एहतियातन हिरासत में लिया है। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के निजीकरण के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध करने का ऐलान किया गया था। मोदी शुक्रवार को बंदरगाह शहर में शिलान्यास करने के लिए पहुंचे थे दोस्तों। कई सारे विकास परियोजनाओं का उद्घाटन होने वाला था, जिसे लेकर विरोध कभी भी किया जा सकता है। इस तरीके का अंदेशा मिलने के बाद तुरंत उन लोगों को हिरासत में लिया गया है। एक और बड़ी अपडेट की माने तो राजीव गांधी भवन में कांग्रेस पार्टी ने ये घोषणा पत्र जारी किए हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। एक और बड़ी खबर की माने तो हिमाचल प्रदेश के अंदर चुनाव से एक रात पहले ये अफवाह फैलाई गई कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक लेटर लिखा है जिसमें हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी को कम सीटें मिल रही है। इस तरीके की बातें दिखाने की कोशिश की गई है दोस्तों। कांग्रेस ने इस मामले पर ट्वीट करते हुए कहा कि आवश्यक सूचना ये है कि विरोधियों की ओर से गलत प्रचार प्रसार करके पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। जनता को अफवाहों से बचने की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश में सर्वत्र विकास के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और ये जो फेक लेटर फैलाया जा रहा है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी को अलग थलग दिखाने के लिए इस तरीके के लेटर वायरल किए जा रहे थे दोस्तों। एक और बड़ी अपडेट की माने तो हिमाचल प्रदेश और गुजरात में अब कोई एग्जिट पोल नहीं दिखा पाएगा। दरअसल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐलान किया है कि जब तक आप गुजरात के चुनाव नहीं हो जाते, यानी दोनों चरणों के चुनाव नहीं हो जाते और उसके बाद ही एग्जिट पोल देने की इजाजत दी जाएगी दोस्तों। यानी हिमाचल प्रदेश के अंदर चुनाव हो चुके हैं लेकिन एग्जिट पोल नहीं देने दिया जाएगा। इसका कारण ये है कि पहले गुजरात में चुनाव संपन्न होंगे और जैसे ही गुजरात के दूसरे चरण के चुनाव संपन्न होंगे वैसे ही एग्जिट पोल देने की इजाजत मिलेगी। और इससे पहले ओपिनियन पोल को लेकर भी आदेश जारी किया गया है कि 48 घंटे पहले कोई भी मीडिया वाला अब ओपिनियन पोल नहीं दिखा पाएगा। यानी गुजरात के पहले चरण के 48 घंटे पहले तक ही ओपिनियन पोल दिखाया जा सकता है। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर हिमाचल प्रदेश के नाहन विधानसभा के बूथ नंबर 75 और 76 पर भारी संख्या में लोगों का हुजूम देखने को मिला है दोस्तों। लोग रात में 8 बजे तक लाइन में लगकर वोट डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि लोगों में जबरदस्त उत्साह है। लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लोग भारी संख्या में यहाँ पर आकर जुटे हैं। मतदान करवाने वाले प्रशासन से अपील है कि आप जन भावनाओं को समझिए और सभी लोगों को वोट डालने की इजाजत दी जानी चाहिए। एक और बड़ी खबर यह है कि गुजरात के अंदर 700 कंपनियां सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की तैनात की जाएगी दोस्तों। चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए प्रबंध किए जा रहे हैं। गुजरात में अब तक कई जगह पर आपस में मारपीट की भी खबरें सामने आई है। इलेक्शन में किसी भी तरीके के वायलेंस को रोकने के लिए अतिरिक्त प्रबंध किए जा रहे हैं। वहीं पर गुजरात चुनाव के मद्देनजर जांच एजेंसियों को अब तक 71 करोड़ 88 लाख रुपए पकड़ने में सफलता मिली है। यानी लगातार इस तरीके से पैसे का इस्तेमाल करके जैसे तैसे करप्शन करके राज्य में वोट खरीदने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। और इस तरह की कार्रवाई करने के बाद इलेक्शन कमीशन को इतनी बड़ी मात्रा में पैसे मिले हैं। और एक और बड़ी अपडेट यह कि हरियाणा के अंदर भी पंचायत चुनाव चल रहे हैं। वोटिंग के दौरान करनाल में उम्मीदवार ने पुलिस वाले को पीट दिया। अंबाला में वोट न देने को लेकर भी वोटर को चाकू मारा गया है दोस्तों। तो इस तरीके के वायलेंस की खबरें हरियाणा से सामने आ रही है। साथ साथ विधायक अनिल सिंह के मौजूदगी में कोई अधिकारी खड़ा नहीं हुआ तो इसको लेकर विधायक काफी भड़क गए। आपको
बता दें कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव के पुराव से बीजेपी के विधायक अनिल सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में विधायक कह रहे हैं कि जब भी मैं आता हूँ सारे अधिकारी खड़े हो जाएं। 100 बार कह चुका हूँ लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते। अब आगे से यही होगा, जब भी मैं यहाँ पर आऊंगा तो आप लोग खड़े होंगे और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी लिखा पढ़ी कर दूंगा। तो इस तरीके की धमकी बीजेपी का एमएलए दे रहा है। दोस्तों आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें हिमाचल प्रदेश की जनता से राहुल गांधी ने भी वोटिंग के दौरान अपील करते हुए कहा कि आप लोग भारी संख्या में मतदान करें। राज्य की प्रगति खुशहाली के लिए महत्वपूर्ण योगदान देना जरूरी है। कुल मिलाकर राहुल गांधी के साथ साथ कई और कांग्रेस पार्टी के नेता राज्य की जनता को संदेश देते दिखाई दिए हैं। दोस्तों वहीं पर भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी लगे रहेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र में उनके जाने पर सस्पेंस बरकरार है। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है, जिसके बाद माना जाता है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर दिल्ली में शीतकालीन सत्र में शामिल होने के लिए पहुंच सकते हैं। लेकिन जयराम रमेश ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कोई हमारे पास प्लान नहीं है। दरअसल दोस्तों इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर राहुल गांधी संसद में जाएंगे भी तो बोलने तो उनको मौका मिलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल रहता है। क्योंकि ज्यादातर एमपी को तो सस्पेंड करके बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है और ज्यादातर एमपी जब बयान देते हैं तो मीडिया वालों को केवल आंख मारना दिखाई देता है। लेकिन उससे पहले जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया था, जो मुद्दे उन्होंने जनता के उठाए थे उन पर ध्यान नहीं किया था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मीडिया में भी एक तरीके की सुपारी चल रही है। तो राहुल गांधी को अब समझ में आ रहा है कि जनता की लड़ाई सड़कों से लड़ी जाएगी, संसद तो मात्र फॉर्मेलिटी के लिए बचा हुआ है। एक और बड़ी खबर की माने तो गुजरात में चुनावी अभियान को और तेज करते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपने पूरे गुजरात के एनएसयूआई के सारे प्रदेश के पदाधिकारियों को एक साथ बुलाया और उन सभी को भाषण देते हुए समझाया है कि राज्य में किस तरीके से रोड मैप के तहत हमें चुनाव प्रचार करना है। और ये सारे एनएसयूआई के युवा नेता है दोस्तों, इन सभी को समझाया गया है कि किस रणनीति के तहत पार्टी को मजबूत करना है। तो कुल मिलाकर यूथ विंग को भी कांग्रेस पार्टी ने एक्टिव कर रखा है। एक और बड़ी अपडेट की माने तो गुजरात के अंदर नरोदा पाटिया दंगों में दोषी की बेटी को बीजेपी ने टिकट दे दिया है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अहमदाबाद के नरोद सीट से इस बार 2002 के गोदराबाद नरोदा पाटिया नरसंहार मामले में दोषी व्यक्ति की बेटी पायल कुकरानी को चुनावी मैदान में उतारा है। टिकट मिलने के बाद पायल कुकरानी ने बयान देते हुए कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष CR पाटिल, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और पार्टी के सभी कार्यकर्ता सदस्यों का आभार व्यक्त करती हूँ। मेरी माँ एक पार्षद है, मेरे माता पिता लंबे समय से भाजपा से जुड़े हैं। मैंने पूर्व में चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लिया था और इसीलिए बीजेपी ने मुझे जिम्मेदारी दी है तो मैं इसे निभाऊंगी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या बीजेपी के लोगों को उनके बैकग्राउंड के बारे में जानकारी नहीं थी? इस तरीके के लोगों को अगर टिकट दिया जा रहा है दोस्तों तो कैसे आइडिया को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है? अपने आप में गंभीर सवाल है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का, जहाँ पर गुजरात के अंदर बीजेपी ने कई सारे छोटे छोटे ट्रक निकाल रखे हैं। वो ट्रक बीजेपी के प्रचार करते हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन दिखाई जाती है, नरेंद्र मोदी के भाषण दिखाए जाते हैं। और ऐसे में दोस्तों ऐसा ही एक छोटा सा बीजेपी का प्रचार करने वाला ट्रक गड्ढे में आकर फंस गया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के प्रचार वाले ट्रक ने बीजेपी के प्रचार वाले ट्रक को खींचकर बाहर निकाला है। जिसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के द्वारा किए गए गड्ढे से बीजेपी को ही मुक्ति दिला रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी के 27 साल की सरकार में गुजरात में ये स्थिति है कि बीजेपी का प्रचार वाहन भी जाकर किसी रोड के किनारे में फंस जाता है। एक और बड़ी खबर यह है कि दोस्तों लखनऊ पहुंचे थे फारूक अब्दुल्ला, जिन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की और ये तस्वीर उनकी तरफ से शेयर किया गया है। आपको बता दें कि वहीं पर क्या आम आदमी पार्टी और बीजेपी में नेताओं का आदान प्रदान इतना स्मूथ हो जाता है कि 48 घंटे के अंदर ही कोई भी व्यक्ति आम आदमी पार्टी से बीजेपी और बीजेपी से फिर आम आदमी पार्टी में जा सकता है। दोस्तों दरअसल ये बात सच है। आपको बता दें कि मातर से आम आदमी पार्टी के महिपत चौहान को टिकट दिए जाने के बाद बीजेपी से आए केसरी सोलंकी ने 48 घंटे में अपना रुख मोड़ दिया। पहले वो बीजेपी में थे, बाद में आम आदमी पार्टी में गए। आम आदमी पार्टी ने महिपत चौहान को टिकट दे दिया तो वापस लौटकर 48 घंटे में बीजेपी में आ गए हैं। तो इस तरीके के नेताओं को लेकर एक कहावत कही जाती है कि आया राम गया राम, वही वाली स्थिति है दोस्तों। आम आदमी पार्टी से भाजपा, भाजपा से आम आदमी पार्टी, ऐसा लग रहा है दोनों एक ही पार्टी एक ही ब्रांच हो। जब मन करा वहाँ से यहाँ चल रहा है। आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी खबर की माने तो उपचुनाव में समाजवादी पार्टी डिम्पल यादव को मैदान में उतार चुकी है दोस्तों। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि बीजेपी क्या कोई कैंडिडेट उतारेगी या नहीं उतारेगी, क्योंकि जेडीयू ने बयान देते हुए कहा था कि किसी भी विपक्षी पार्टी को इस सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए। लेकिन बीजेपी तैयारी कर रही है उम्मीदवार उतारने की, तो देखते हैं किसे उम्मीदवार बनाया जाता है। वहीं पर ममता के मंत्री ने देश के राष्ट्रपति को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया दोस्तों जो विवादों का कारण बन गया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने इस बयान पर तुरंत मंत्री को बर्खास्त करने के लिए कहा है। नंदीग्राम में बयान देते हुए उन्होंने राष्ट्रपति को लेकर गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है दोस्तों। एक और बड़ी अपडेट की माने तो चुनाव प्रचार के लिए नेताओं की उड़ान गुजरात में होने वाली है शुरू। बीजेपी कांग्रेस ने अहमदाबाद, मुंबई और दिल्ली में 9 जेट और 7 हेलीकॉप्टर की बुकिंग करा ली है। तो जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा तो बीजेपी के पास है, क्योंकि उनके पास रिसोर्स भी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा चंदा बीजेपी के लोगों को मिलता है दोस्तों। हजारों करोड़ से ज्यादा का चंदा एक साल में बीजेपी इकट्ठा कर लेती है।
और सबसे ज्यादा रिसोर्स क्योंकि बीजेपी के पास है, तो चुनाव प्रचार में बीजेपी ज्यादा रिसोर्स का इस्तेमाल करके प्रचार प्रसार करती दिखाई देगी। देखते हैं कांग्रेस पार्टी कम रिसोर्स होने के बाद भी क्या चुनाव जीत पाती है। एक और बड़ी खबर की माने तो स्वामी का बयान, कहा नोटबंदी से 6 घंटे पहले एक बड़े नेता ने बैंक में जमा किए थे करोड़ों रुपए के काला धन। दरअसल दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ही पूर्व नेता और पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने विपक्षी नेताओं को लेकर बयान देते हुए कुछ ऐसे ऐलान किए हैं जो अब सवालों के घेरे में है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि 6 साल पहले नोटबंदी हुई थी। इस नोटबंदी में जो ऐलान होने वाला था उससे 6 घंटे पहले एक वरिष्ठ नेता ने अपने करोड़ों के काले धन को नए नोट में बदल लिया था। 6 नवंबर 2016 को मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले को लेकर ये बयान सुब्रमण्यम स्वामी ने दिया है दोस्तों। हालांकि उनको नाम भी बताना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वरिष्ठ नेता कहा है और ये कौन हो सकते हैं वरिष्ठ नेता, इसका खुलासा उन्हीं को करना चाहिए था। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मुन्नू गोड़े सीट पर फिर से उपचुनाव की मांग, प्रत्याशी ने चुनाव आयोग को सौंपे ईवीएम से छेड़खानी के सबूत। दरअसल प्रजा शांति पार्टी के अध्यक्ष के पॉल ने कहा कि मुन्नू गोड़े चुनाव परिणाम को रद्द करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को फैसला लेना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने मतदान के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बदल दिया था। आपको बता दें कि तेलंगाना के मुन्नू गोड़े विधानसभा उपचुनाव में हार का सामना करने वाले प्रजा शांति पार्टी के अध्यक्ष के पॉल ने भारतीय निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटाया है। पॉल ने शुक्रवार को दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त समेत सभी बड़े अधिकारियों से मुलाकात की है। पॉल ने चुनाव आयोग को मुन्नू गोड़े विधानसभा उपचुनाव के दौरान धांधली और ईवीएम से की गई छेड़खानी के साक्ष्य भी सौंपे हैं। पॉल ने कहा कि मुन्नू गोड़े चुनाव परिणाम को रद्द करने के लिए उन्होंने भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त को आदेश देने के लिए कहा है। देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कार्रवाई करता है। दोस्तों पॉल ने आरोप लगाया है कि मतदान वाले दिन मतदान केंद्र से महज 100 मीटर दूरी पर सत्ताधारी पार्टी के लोग मतदाताओं को रुपया पैसा बांटकर प्रलोभन देकर अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे थे। इसके अलावा सरकारी गाड़ी और अमले का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए किया गया। इस तरीके से कई और आरोप लगाए गए दोस्तों, लेकिन ईवीएम को लेकर जो बातें कही गई है, अगर ये संगीन मामला है तो इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को संज्ञान जरूर लेना चाहिए। और एक और बड़ी खबर की माने तो बिहार के कुडनी से आरजेडी नहीं लड़ेगी चुनाव, जेडीयू के मनोज कुशवाहा को बनाया गया महागठबंधन का प्रत्याशी। आपको बता दें कि जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक संवाद सम्मेलन में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कुडनी विधानसभा उपचुनाव के लिए मनोज कुशवाहा के लिए नाम की घोषणा कर दी है। तो कुल मिलाकर पहले आरजेडी ने चुनाव लड़ा था गोपालगंज और मोकामा की सीट पर, और अब एक और उपचुनाव होने वाले हैं कुडनी सीट पर, जिस पर अब जेडीयू उम्मीदवार मैदान में उतरने वाला है। दोस्तों देखते हैं यहाँ पर किस तरीके का मुकाबला रहता है। एक और बड़ी खबर की बात तो जितेंद्र आव्हाड की जमानत मंजूर कर ली गई है। फिल्म के प्रदर्शन को रोकने के लिए एक दर्शक से मारपीट का मामला सामने आया था। एनसीपी के नेता जितेंद्र के साथ साथ 12 अन्य आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की गई थी, जिसके बाद उन पर कार्रवाई भी की गई और बाद में जमानत की मंजूरी भी दे दी गई है। दोस्तों एक और बड़ी खबर की माने तो नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी देर सुनवाई किया, उसके बाद इस याचिका को खारिज करते हुए बाहर भेज दिया। वहीं बीजेपी के सॉफ्ट हिंदुत्व हार्ड हिंदुत्व वाले बयानों को लेकर कन्हैया कुमार ने कहा कि हिंदुत्व कोई फेयर लवली क्रीम नहीं है जो ठंड आने पर होठों पर अलग लगाया जाए, बल्कि दोनों एक ही चीज है। यानी हिंदुत्व न हार्ड होता है न सॉफ्ट होता है, हिंदुत्व हिंदुत्व होता है। उन्होंने आगे कहा कि अगर सावरकर महाराष्ट्र में पैदा हुए थे तो अगर आप सावरकर को पढ़ेंगे तो समझेंगे कि हिंदुत्व क्या है। कन्हैया कुमार ने कहा कि आज जो व्हाट्सएप पर हार्ड हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व की पेशकश की जा रही है, दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हिंदुत्व हिंदुत्व होता है, वो किसी जहर से कम नहीं है। जहर तो जहर ही होता है, थोड़ा हो या फिर ज्यादा हो, कोई मतलब नहीं है कि हार्ड और सॉफ्ट कुछ नहीं होता। यानी कुल मिलाकर अपनी बातों को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि इस तरीके से माहौल बनाया जाता है कि हार्ड हिंदुत्व सॉफ्ट हिंदुत्व, ऐसा कुछ है ही नहीं। हिंदुत्व की विचारधारा हिंदुत्व की विचारधारा है, सॉफ्ट और हार्ड का कोई मतलब नहीं होता। आप लोग कन्हैया कुमार की इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। इसी के साथ में दोस्तों गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी प्रमुख पर हरिद्वार कोर्ट में केस दर्ज हो गया है। पीएम मोदी की मांग के लिए जो अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। वहीं पर गुजरात मॉडल पर निशाना साधते हुए टीएमसी के नेता महुआ मोइत्रा ने कहा कि गुजरात मॉडल है जिसमें बलात्कारियों को संस्कारी कहने वाले बीजेपी के विधायक को फिर से टिकट बीजेपी के लोग देते हैं, यही इनकी विचारधारा है। महिला सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जिन्होंने बिल्किस बानो के अपराधियों को फिर से संस्कारी बताया था। एक और बड़ी खबर की माने तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत के वर्ल्ड कप T20 से बाहर होने के बाद एक ऐसा ट्वीट किया दोस्तों जिसको लेकर भड़क गए भारतीय पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान। कहने लगे कि आप लोग दूसरों के मुसीबत में अपनी खुशियां ढूंढते हो, आपको अपनी खुशियों में खुशियां ढूंढनी चाहिए, दूसरों की मुसीबत में खुशियां ढूंढना बंद करो। दरअसल पाकिस्तान के वजीर आला की तरफ से बयान देते हुए भारत के क्रिकेट में हारने पर मजे लिए गए थे। दोस्तों उन्होंने जो ट्वीट किया था वो काफी ज्यादा हास्यास्पद था, यानी एक तरीके से भारत का मजाक उड़ाने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद इरफान पठान ने अपने तरीके से जवाब दिया है। और एक और बड़ी खबर माने तो हार्दिक पटेल मेहसाणा में प्रवेश कर सकेंगे, चुनाव से पहले कुल देवी की पूजा कर पाएंगे। हाईकोर्ट से मिली है 1 साल की राहत। गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के बाद हार्दिक पटेल
मेहसाणा में प्रवेश कर सकेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के प्रत्याशी हार्दिक पटेल को राहत मिली है। इससे पहले उन्हें जिला से दूर रहने के लिए कहा गया था। दोस्तों, पाटीदार आरक्षण के मामले को लेकर ये फैसला सामने आया था। एक और बड़ी खबर की माने तो भाजपा आक्रामक, गवर्नर और NCW को पत्र लिखा, बर्खास्तगी की मांग की गई है। यानी TMC के नेता के द्वारा जो बयान दिया गया है उस पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। साथ साथ तमिलनाडु सरकार ने 103वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को अस्वीकार कर दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने EWS आरक्षण को लेकर आदेश जारी करते हुए आरक्षण को भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बताया था। यानी कोई भी दिक्कत नहीं है, आगे चलता रहेगा। दरअसल दोस्तों 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत EWS आरक्षण 10% बढ़ाया गया था, लेकिन इस पर DMK ने बयान देते हुए इसे असंवैधानिक बताया है। देखते हैं इस पर आगे किस तरीके की राजनीति की जाती है। जो भी अपडेट आगे आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहेंगे सब दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।